सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। हाँ, और लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था कल, 31 क्वेश्चन से आगे का, वो फिर मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि उसमें वॉइस ही नहीं आ रही है। जब मैंने चेक किया तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वॉइस नहीं जा रही थी। तो आज हम फिर से सेम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो आईटीबीपी का हमने मॉक टेस्ट सॉल्व किया था, उसमें 30 क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया था। आज 31 क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। और अब तक अगर आप ने नोट्स नहीं लिया है या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर ये जो आपका सिलेबस है, ये पूरे सिलेबस से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। आपको क्या करना है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे, नीचे लिंक दे दिया जाएगा। ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको नोट्स टाइप करना है। जब आप नोट्स टाइप करेंगे तो आपको डायरेक्ट मैसेज जाएगा आपके चैट में। थोड़ा सा सावधानी रखिएगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट फर्जी है यहाँ पे ग्रुप में, तो वो खुद आपको मैसेज कर देंगे कि आप उनसे नोट्स ले लीजिए। लेकिन अगर आप उनसे नोट्स लेते हो तो जो एक ग्रुप है जिसमें मॉक टेस्ट अवेलेबल है और जिसमें कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी हैं, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों से सावधान रहिएगा। मैं और जिनको भी चाहिए वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने साइकोलॉजी कभी नहीं पढ़ी है, साइकोलॉजी की डीप नॉलेज चाहते हैं, तो अभी एक एनसीईआरटी सीरीज शुरू हुई है। एनसीईआरटी की सीरीज शुरू हुई है जिसमें क्लास 11th की फर्स्ट वीडियो अपलोड की गई है। आप चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट चेक करेंगे, तो जो लेटेस्ट वीडियो है, एआई से रिलेटेड वीडियो है, उसमें एआई नोट्स है। नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, एनसीईआरटी का ही है, बस बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है कि आपको समझ में आए। तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। 31st क्वेश्चन है कि स्किज़ोफ्रेनिया के नकारात्मक लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। तो अगर हम नकारात्मक लक्षण की बात करें तो उसमें भाव शून्यता और इच्छा शक्ति का अभाव शामिल होता है। फ्लैट अफेक्शन एंड एवोल्यूशन, ये शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पूछा गया है कि संबंधों, आत्म छवि और संवेगों में तीव्र अस्थिरता तथा परित्याग का अत्यधिक भय होना। मतलब अगर किसी पर्सन के अंदर उसके रिलेशंस में और उसकी सेल्फ जो इमेज है उसमें और उसके संवेगों में बहुत ज्यादा अस्थिरता दिखती है और उसे डर लगता है कि कहीं उसे कोई छोड़ ना दे, कहीं उसे कोई छोड़ के चला ना जाए, तो ये जो चीजें हैं ये किसको दर्शाती है? ये दर्शाती है आपके बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को, सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मार्टिन सेलिगमैन का सीखी गई असहायता, लर्न हेल्पलेसनेस का सिद्धांत किस विकार को समझने में उपयोगी है? तो ये जो डिप्रेशन होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को समझने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक मॉडल के अनुसार अवसाद मुख्य रूप से किन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से संबंधित है? अवसाद किससे संबंधित होता है? तो अवसाद संबंधित होता है सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्राइन से। मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर इससे रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरों के अधिकारों के प्रति निरंतर अवहेलना, आक्रामकता, चोरी और पश्चाताप की पूर्ण अनुपस्थिति। मतलब दूसरों के हम अधिकार की चिंता ही नहीं कर रहे हैं, हम आक्रामक हो रहे हैं दूसरे के प्रति, चोरी भी कर रहे हैं, पश्चाताप भी नहीं हो रहा है। अगर ऐसी चीजें किसी के पर्सनालिटी में दिख रही है तो इसका मतलब है कि जो उसकी पर्सनालिटी है वो एंटी सोशल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्ल रोजर्स के सेवार्थी केंद्रित परामर्श, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की 3 अनिवार्य केंद्रीय शर्तें कौन सी है? तो इनकी जो शर्तें होती होती है एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड और कॉन्ग्रुएंस। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एल्बर्ट एलिस द्वारा प्रतिपादित आरईबीटी में ए बी सी डी ई
ABCDE में बी क्या दर्शाता है? तो बी हमारे बिलीफ सिस्टम को दर्शाता है। ए क्या है यहाँ पर, ये देख लीजिए। ए है एक्टिवेटिंग इवेंट, बी है बिलीफ सिस्टम, सी है इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस, डी है डिस्प्यूटिंग, ई इफेक्टिव न्यू फिलोसफी। तो ये आपका एल्बर्ट एलिस का ABCD मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोन टी मैक के अनुसार अवसादग्रस्त व्यक्तियों में पाए जाने वाले संज्ञानात्मक त्रिक में किन तीन के बारे में नकारात्मक विचार आते हैं? तो संज्ञानात्मक त्रिक में सेल्फ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में और फ्यूचर के बारे में नकारात्मक विचार आते हैं। हेल्थ सेली ने जो GAS मॉडल दिया, जनरलाइज्ड एडेप्टेशन सिंड्रोम दिया, इसका सीक्वेंस क्या आता है? तो सबसे पहले इसमें अलार्म होता है, फिर रेजिस्टेंस होता है, फिर एग्जॉशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैथी और सिंपैथी के बीच में सबसे मौलिक अंतर क्या होता है? तो इम्पैथी और सिंपैथी के बीच में सबसे मौलिक अंतर ये होता है कि जो इम्पैथी होती है उसमें क्लाइंट के दृष्टिकोण और भावनाओं को उसके नजरिए से ही हम महसूस करते हैं, ठीक है, जबकि सिंपैथी में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ वॉल्फ जिन्होंने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का सिद्धांत दिया, उनके अनुसार ये जो दुर्भीति है उसके उपचार ये किस पे आधारित है? तो ये आधारित होते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन पर, पारस्परिक अवरोध पर। अब सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में होता क्या है, ऐसे समझिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप किसी के अंदर की जो फोबिया है, लाइक अब किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको पहले बिठाकर विजुलाइज, पहले फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए, किनारे लेके गए। अगर वो डर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको वापस बिठाते हैं और उसको विजुलाइज करवाते हैं कि देखो तुम फर्स्ट फ्लोर पे हो, किनारे गए हो, फिर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम एकदम ठीक हो। अगर वो, और उसके बाद फिर उसको लेके जाते हैं। अब वहां पे अगर वो नहीं डरता है तो हम उसको सेकंड फ्लोर पे लेके जाते हैं। सेकंड फ्लोर पे अगर वो डर गया तो हम फिर से सेकंड फ्लोर का विजुलाइजेशन करते हैं, देन फिर सेकंड फ्लोर पे ले जाते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श प्रक्रिया में गोपनीयता को तोड़ा जाना कब नैतिक एवं कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाता है? तो जब जो सेवार्थी जो क्लाइंट है, जो काउंसलिंग लेने आया है, वो अगर स्वयं को या दूसरे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, ये खतरा अगर काउंसलर को या साइकोलॉजिस्ट को महसूस होता है, तो फिर वहां पे गोपनीयता को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, गेस्टाल्ट थेरेपी में क्लाइंट के आंतरिक अवरोधों व अधूरी भावनाओं को सुलझाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया? गेस्टाल्ट तकनीक में, तो यहाँ पर खाली कुर्सी तकनीक का, एम्प्टी चेयर टेक्निक का यूज किया गया। इसमें क्या होता है कि उस पर्सन को विजुलाइज करता है वो आदमी जिससे उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और फिर अपने मन की भड़ास वहां पर वो निकालता है। सैनिकों में युद्ध या गंभीर आघात के तुरंत बाद की जाने वाली सामूहिक मनोवैज्ञानिक चर्चा को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट स्ट्रेस डीब्रीफिंग। ये 7 फेज का होता है और ज्यादातर PTSD के लिए ये काम करता है। परामर्शदाता द्वारा सेवार्थी के व्यक्त विचारों और भावनाओं को अपने शब्दों में संक्षेप में दोहराना, यानी जो क्लाइंट ने बताया उसको क्या किया आपने, अपने शब्दों में उसको एक बार फिर से दोहरा दिया, तो उसको कहते हैं हम पैराफ्रेजिंग या रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टर फ्रैंकल द्वारा स्थापित लोगोथेरेपी का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो जो लोगोथेरेपी है, लोगोथेरेपी का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? जीवन में अर्थ और उद्देश्य को खोजना। नेक्स्ट, तनाव प्रबंधन में स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग, जो स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग है का विकास किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो इसका जो विकास किया गया था, ये किया गया था डोनाल्ड बिकेनबॉम के द्वारा। इन्होंने SIT को 3 फेजेस में बनाया, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, स्किल एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट, एरिक बर्न के संव्यवहार विश्लेषण में
व्यक्तित्व की तीन अहम अवस्थाएं कौन सी हैं? तो इन्होंने व्यक्तित्व की तीन जो अहम अवस्थाएं दी, वो कौन सी दी? वो दिया जनक, वयस्क और शिशु अवस्था, मतलब पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड, पीएसी। वहीं पर अगर फ्राइड की बात करें तो फ्राइड ने ईड ईगो, सुपर ईगो और चेतन, अचेतन और अवचेतन की बात की थी। परामर्श में स्थानांतरण की घटना कब घटती है? ट्रांसफेरेंस कब होता है? ट्रांसफेरेंस तब होता है जब जो क्लाइंट आया है, क्लाइंट अपनी भावनाओं को साइकोलॉजिस्ट पे ही आरोपित कर देता है, मतलब उसके लिए फीलिंग्स आ जाती है, उसके लिए एक आप कह सकते हो अटैचमेंट वाली फीलिंग्स जनरेट हो जाती है क्लाइंट के अंदर, काउंसलर के लिए ही। जब क्लाइंट जब सेवार्थी अपनी दबित इच्छाओं और भावनाओं को काउंसलर पर प्रक्षेपित कर देता है। तनाव की स्थिति में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के सक्रिय होने पर शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं? तो जब भी कोई आप डरते हो या कुछ भी आप बहुत अचानक से कोई घटना घट जाती है जो आप नहीं सोचे होते हो घटने के लिए, तो उस टाइम पे आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और जिसकी वजह से आपकी हृदय गति, आपकी पुतलियों का फैलना और पाचन क्रिया बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य विश्लेषण प्रक्रिया के दो प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन से हैं? कार्य विश्लेषण प्रक्रिया के दो प्रमुख अंतिम उत्पाद होते हैं कार्य का विवरण और कार्य की विशिष्टता। नेक्स्ट, हैंसबर्ग के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार कौन सा एक आंतरिक अभिप्रेरक कारक है? आंतरिक अभिप्रेरक कब होगा? आंतरिक अभिप्रेरक उपलब्धि और मान्यता अगर आदमी चाह रहा है तो यानी ये आंतरिक अभिप्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 360 डिग्री विधि का क्या अर्थ है? कर्मचारी प्रदर्शन मूल्यांकन में 360 डिग्री। अब 360 डिग्री का मतलब होता है कि इसमें सब लोग शामिल हो, ऑल ओवर, सबके सब शामिल हो, अधिकारी, सहकर्मी, अधीनस्थ, ग्राहक और स्वयं द्वारा बहुस्रोतीय मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकनकर्ता द्वारा किस कर्मचारी के केवल एक सकारात्मक गुण से प्रभावित होकर उसके सभी आयामों को उत्कृष्ट मान लेना क्या कहलाता है? मूल्यांकनकर्ता क्या किया, सिर्फ एक गुण को देखा और एक गुण को देखने के बाद मान लिया हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये तो सबसे अच्छा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेंटर, सॉरी, हॉलो इफेक्ट। हॉलो इफेक्ट मतलब हमने ऊपर ऊपर से देखा, परिवेश को सिर्फ देखा उसके, और उसके बाद हमने उसको मान लिया कि नहीं नहीं ये तो सबसे बढ़िया है। द हॉलो इफेक्ट occurs when a favorable rating on one silent characteristic, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को देख के ही उसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात कर ली कि नहीं नहीं ये सही है तो बाकी सब भी इसका सही होगा। डगलस मैकेगर ने की थ्योरी वाई के अनुसार प्रबंधकों की अपने कर्मचारियों के प्रति क्या बुनियादी मान्यता होती है? तो वाई के अकॉर्डिंग ये मान्यता होती है कि जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी काम को स्वाभाविक मानते हैं और उत्तरदायित्व को स्वीकार करने में तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टीना मॉसलॉक के अनुसार कार्यस्थल पर बर्नआउट के तीन प्रमुख आयाम कौन से हैं? क्रिस्टीना मॉसलॉक के अनुसार कार्यस्थल पर बर्नआउट के तीन प्रमुख आयाम होते हैं भावनात्मक थकावट, निर्व्यक्तिकरण और व्यक्तिगत उपलब्धि में कमी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विक्टर ब्रूम के प्रत्याशा सिद्धांत में उपकरणता साधनता का अर्थ क्या है? उपकरणता और साधनता का अर्थ क्या होता है? इसका होता है अर्थ कि अच्छा प्रदर्शन अगर आप करोगे तो आपको वांछित पुरस्कार मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर ओ अल्टन ब्यो द्वारा किए गए हाथों प्रयोग का औद्योगिक मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? तो इनका यह है कि कमरे में केवल रोशनी और तापमान बढ़ाने से उत्पादकता, इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें ये देखा था कि कर्मचारियों पर अगर ध्यान दिया जाता है तो उनकी जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक
कारकों से उनकी जो उत्पादकता है वो बढ़ जाती है। हैकमैन और ओल्डहम की कार्य विशेषताओं के मॉडल के अनुसार कार्य स्वायत्तता ऑटोनॉमी कर्मचारी में किस मनोवैज्ञानिक स्थिति को जन्म देती है? तो ये कार्य परिणाम के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के अनुभव को जन्म देती है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सैन्य व अर्धसैनिक बलों जैसे आईटीबीपी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो में जवानों के तनाव प्रबंधन के लिए सहकर्मी सहायता कार्यक्रम को क्यों अत्यधिक प्रभावी माना जाता है? तो इसे अत्यधिक प्रभावी क्यों माना जाता है? क्योंकि जवान अपने ही साथी के साथ बिना झिझक व लांछन के साझा अनुभव आसानी से व्यक्त कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसी लगी है आपको और आगे क्या चाहते हो आप। अगर आपके कमेंट 20 कमेंट से ऊपर रहते हैं तो मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके आऊंगा।